नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल लीगल मंत्रा में, जहां आपको लॉ से जुड़ी हुई लेटेस्ट और महत्वपूर्ण जानकारियां प्रोवाइड की जाती हैं। दोस्तों, आज हम बात करते हैं, जो आज का हमारा टॉपिक है वह हॉनेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के लैंडमार्क जजमेंट के बारे में। और यह लैंडमार्क जजमेंट है जो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है, वह है स्त्री धन के ऊपर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हिंदू धर्म में एक प्रथा है कि जब भी किसी लड़की की शादी की जाती है तो उसको जितने भी गिफ्ट मिलते हैं, जितने भी ऑर्नामेंट्स मिलते हैं, वह सब स्त्री धन के अंदर डिफाइन है, स्त्री धन के अंदर आते हैं। और हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग यह बताया गया है कि स्त्री धन की पूरी प्रॉपर्टी की जो एब्सोल्यूट ऑनर होगी वह महिला होती है, या फिर जिनको वह स्त्री धन मिलता है वही उसकी एब्सोल्यूट ऑनर मानी जाती है। अब यह जो पैटर्न है वह हॉनेबल सुप्रीम कोर्ट में कैसे पहुंचा, यह मैटर हॉनेबल सुप्रीम कोर्ट में कैसे पहुंचा और हॉनेबल सुप्रीम कोर्ट ने कैसे कहा कि स्त्री धन की प्रॉपर्टी पर ना तो किसी महिला के पति का अधिकार होता है और ना ही उस महिला के पिता का अधिकार होता है। दोस्तों, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यह कहानी स्टार्ट होती है सन 1999 में, जहां पर एक लड़की की शादी होती है और उसके पेरेंट्स उसको बहुत सारे गिफ्ट्स वगैरह देते हैं और बहुत सारे गोल्ड वगैरह चढ़ाया जाता है। और अमूमन रूप से आपको यह एक प्रचलित प्रथा दिखती है जिसमें कि लड़की के विवाह के में लड़की के घर वालों द्वारा, रिश्तेदारों द्वारा लड़कों को या लड़के के घर वालों को दान दहेज या गिफ्ट आदि दिया जाता है। हिंदू धर्म में किसी भी महिला की शादी हो रही है तो उसको बहुत सारे उपहार उसके पेरेंट्स, बाकी अदर उसके रिलेटिव्स भी देते हैं। तो यह सारे ऑर्नामेंट्स या फिर यह सारे गिफ्ट या प्रॉपर्टी मैरिज के वक्त एज अ गिफ्ट महिला को दी जाती है, उनको आप स्त्री धन बोलते हैं। तो सन 1999 में एक महिला की शादी होती है। महिला की शादी में बहुत सारी प्रॉपर्टी, बहुत सारा सोना लड़की को मिलता है और वह सब उसके स्त्री धन में आते हैं। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि 2016 आते आते, मतलब शादी के लगभग 17 साल बाद, आफ्टर 17 इयर्स ऑफ मैरिज, उस महिला का अपने पति से म्यूचुअल डिवोर्स होता है। और पति से डिवोर्स हो जाने के बाद वह महिला पूरी तरह से यूएस में शिफ्ट हो जाती है और उसके बाद वह 2018 में दोबारा से यूएस में ही शादी कर लेती है। और इसके बाद 2021 में जो लड़की के पेरेंट्स हैं, लड़की के जो पिता हैं, वह एक एफआईआर रजिस्टर करवाते हैं अंडर सेक्शन 406 498A, मतलब दहेज के लिए। और एफआईआर दर्ज होती है महिला के पहले पति और उसके घर वालों के खिलाफ, मतलब आफ्टर डिवोर्स प्रोसीडिंग इनिशिएट हो गई। और उसमें एलिगेशन लगता है कि स्त्री धन की जो प्रॉपर्टी है, जो हमारी बेटी को गिफ्ट मिला था, वह सारी चीजें अभी तक लड़के वालों के परिवार ने वापस नहीं की है। तो यह प्रॉपर्टी और पूरा स्त्री धन मुझे वापस दिलाया जाए, मतलब लड़की का फादर डिमांड कर रहा है आफ्टर डिवोर्स। उसके बाद यह देखने को मिलता है कि यह मैटर पहले तेलंगाना हाई कोर्ट में पहुंचता है और तेलंगाना हाई कोर्ट इस पर सुनवाई करती है कि स्त्री धन की प्रॉपर्टी का अधिकार जो होता है सिर्फ और सिर्फ महिला का होता है, ना कि उसके पति का, ना कि उसके ससुराल वालों का, इवन ना ही उसके पिता का होता है। स्त्री धन का मतलब ही यही है कि जब तक वह लड़की जिंदा रहेगी, जिसको वह सब गिफ्ट मिले थे, तब तक वह उनकी एब्सोल्यूट ऑनर मानी जाएगी और इनको क्लेम करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ महिला का होगा और कोई भी महिला के बिहाफ पर क्लेम नहीं कर सकता है। तो यहां पर जो एफआईआर फाइल की गई लड़की के फादर के द्वारा,
उसके ससुराल वाले जो पहले थे वह स्त्री धन के पैसे को नहीं वापस कर रहे हैं, यह कहते हुए फाइल की गई, और प्रॉपर्टी को जो उसको गिफ्ट मिले थे वह भी नहीं वापस कर रहे हैं। तो फादर का एलिगेशन यह था। तो ऐसे केस में तेलंगाना हाई कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया, और खारिज करने के बाद आपको यहां देखने को मिलता है कि तेलंगाना हाई कोर्ट के इस डिसीजन के बाद जो फादर है, लड़की का फादर है, वह अपनी अपील को लेकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आते हैं, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इस पर हर एक पॉइंट का बेहतरीन तरीके से स्पष्टीकरण देते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। और सबसे पहले तो यही सवाल उठाया जाता है कि जब 2016 में आपकी बेटी म्यूचुअल डिवोर्स लेकर अलग हो गई थी और 2018 में उन्होंने शादी भी कर ली, तब से आप लोगों ने स्त्री धन की एप्लीकेशन क्यों नहीं लगाई, और तब से आज तक कोई कार्यवाही स्त्री धन के रिगार्डिंग आप लोगों ने क्यों नहीं की थी। और आप 5 साल बाद एफआईआर दर्ज कर रहे हैं, पहले आपने एफआईआर क्यों नहीं लिखाई थी? 5 साल बाद एफआईआर को लिखाना पूरी तरह से गलत है, और इतने डिले का भी आपके पास कोई जस्टिफाइड ग्राउंड नहीं है कि 5 साल बाद लड़के वालों के ऊपर दहेज के आरोप लगाकर केस क्यों कर रहे हैं। तो इसी बात को लेकर के एफआईआर को क्वेश्चन कर दिया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, मतलब एफआईआर को ही खत्म कर दिया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इस डिसीजन से निकल कर आता है वह यह है कि महिला जो कि स्त्री को स्त्री धन दिया गया है, ना तो उसके पति और ना ही उसके पिता जब तक वह जिंदा है स्त्री धन को नहीं मांग सकते, किसी से भी नहीं मांगा जा सकता। सिर्फ और सिर्फ महिला का ही अधिकार है, और सिर्फ महिला ही इस पर क्लेम कर सकती है। और इस महिला ने भी अपने फादर से इस तरह की कोई भी रिक्वेस्ट या कोई भी मुकदमा दायर करने के लिए रिक्वेस्ट नहीं की थी, ना ही ऐसी कोई बात कही थी कि पुराने पति से स्त्री धन की वापसी के लिए डिमांड करें। उसके बावजूद पिता ने एफआईआर दर्ज करा दी। इसके साथ साथ यहां पर आपको यह भी बोला गया कि जब यह पूछा गया कि 5 साल बाद एफआईआर क्यों की, और सुप्रीम कोर्ट ने पिता से पूछा कि आपको यह राइट कहां से मिल गया कि आप अपनी बच्ची के बेसिस पर एफआईआर कर रहे हैं और स्त्री धन की वापसी की मांग कर रहे हैं, वह भी 5 साल बाद, तो पिता ने कहा कि पावर ऑफ अटॉर्नी मेरे नाम पर बनी हुई है, मैंने उसके बेसिस पर एफआईआर दर्ज करवाई है और उसको क्लेम कर रहा हूं। तो सेक्शन 14 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट के अकॉर्डिंग सारी बातों को ध्यान में रखते हुए यहां पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के डिवीजन बेंच ने कहा कि इसकी धारा जो एक्ट है सक्सेशन एक्ट, उसकी धारा 14 सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को अपने स्त्री धन की प्रॉपर्टी पर एब्सोल्यूट राइट देती है। किसी भी दूसरे को यहां पर या किसी भी दूसरे पर्सन को राइट्स को यहां पर ट्रांसफर करने का जो प्रावधान है वो नहीं दिया गया, नहीं किया जा सकता। चलिए स्टार्ट करते हैं इस इंपॉर्टेंट जजमेंट्स के कुछ पॉइंट्स को, और हर पॉइंट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। डिवीजन बेंच का सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रही थी, जिसमें जस्टिस डी के माहेश्वरी और जस्टिस जी के पॉल का यह महत्वपूर्ण जजमेंट है, जिसमें यह बताया गया है कि स्त्री धन की एब्सोल्यूट ऑनर सिर्फ और सिर्फ महिला ही हो सकती है, और वह भी महिला जिसको वह स्त्री धन विवाह के समय गिफ्ट के रूप में प्राप्त होता है। उसका पिता या उसका पति उसका कभी भी क्लेम नहीं कर सकता है, और ना ही उसका कभी भी भविष्य में ऑनर हो सकता है। जो महिला है वह ही सिर्फ अपने स्त्री धन की पूर्ण रूप से एब्सोल्यूट ऑनर है, और ना ही पति ना ही उसके पिता हैं। मतलब कोर्ट ने यहां पर डायरेक्टली मना किया, बोला कि जब स्त्री धन पर किसी महिला के पति का अधिकार नहीं होता तो पिता का अधिकार भी यहां नहीं हो सकता जब तक वह महिला जिंदा है। जैसा कि
मैंने आपको बताया इस केस में लड़की थी जिसकी शादी 1999 में हुई थी, जिसमें महिला को बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी और लगभग 40 तोले सोना स्त्री धन के रूप में मिला था। मतलब लगभग 400 ग्राम गोल्ड लड़की के घर वालों द्वारा दिया गया था। लेकिन 2016 में आते आते ये देखा गया कि जिन दो लोगों की शादी हुई थी वह आपस में म्यूचुअल डिवोर्स ले लेते हैं और म्यूचुअल डिवोर्स सीख करने के बाद वह महिला यूएस में शिफ्ट हो जाती है और शिफ्ट होने के बाद सन 2018 में वह दोबारा से वहीं पर शादी कर लेती है और वह जब दोबारा से शादी कर लेती है तब उनकी नॉर्मल लाइफ चल रही होती है। इसके बावजूद उन्हें स्त्री धन की प्रॉपर्टी से कोई भी मतलब नहीं होता है, लेकिन यहां पर यह मैटर सबसे पहले उनके पिता के द्वारा लगभग डाइवोर्स फाइल हो जाने के 5 साल बाद और दूसरी शादी के लगभग 3 साल बाद सन 2021 में एफआईआर लॉन्च करवाई जाती है। लड़की के पहले पति और ससुराल वालों पर यहां पर यह कहने की कोशिश की जाती है कि जो लड़की के स्त्री धन के सामान हैं या ज्वेलरी है या पैसा है या प्रॉपर्टी है वह वापस कराया जाए। तो हॉनेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहती है कि अगर हम बात करें क्रिमिनल जस्टिस की या क्रिमिनल प्रोसीडिंग की तो हम पाते हैं तो यहां पर इसका बेसिक पर्पस जो है जिसके साथ घटना हुई है, जिसके साथ उसने क्राइम किया है उसको पनिश कर सकें, ना कि मिसयूज करके किसी से बदला ले सकें या बदला लेकर उसका नाजायज फायदा उठा सकें। यहां पर जो यह एफआईआर दर्ज कराई गई है 5 साल बाद लड़की के फादर द्वारा दर्ज कराई गई है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लड़की के पिता को यह अथॉरिटी कैसे मिल जाती है कि लड़की के जिंदा रहने पर शादी के 5 साल बाद सिर्फ स्त्री धन की वापसी के लिए पूरे घर वालों को दहेज के केस में फंसा दें। और इस एफआईआर को भी हम जो एफआईआर है हम किसी भी तरीके से जेन्युइन नहीं मानते, जो कि अगर हम स्त्री धन की बात करें तो सेक्शन 14 हिंदू सक्सेशन एक्ट में क्लियरली कहा गया है कि हिंदू वाइफ जो होती है या फिर जो महिला होती है हिंदू धर्म की वह अपनी प्रॉपर्टी की एब्सोल्यूट ऑनर रहती है जब तक उनकी डेथ नहीं हो जाती। और स्त्री धन का कॉन्सेप्ट भी धारा 14 के अंतर्गत ही कॉल करता है। जब हम बात करते हैं कि फादर इन लॉ द्वारा मतलब कहने का कि लड़की के फादर द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई पहले ससुराल वालों के खिलाफ, तो आपको देखने को मिलेगा कि कौन कौन से सेक्शन लगाए गए थे। बहुत महत्वपूर्ण है सेक्शन 406, सेक्शन 498A जो नॉर्मली लड़की के घर वालों की तरफ से लगाए जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बिल्कुल क्लियर कह दिया अपने लैंडमार्क जजमेंट में, जो कि स्त्री धन है वह सिर्फ उस महिला का ही होगा जिसे वह गिफ्ट के तौर पर शादी के समय प्राप्त होता है, मिलता है। इस पर लड़की के घर वालों का या लड़के के घर वालों का मतलब उसके पति के घर वालों का या ससुराल वालों का किसी भी प्रकार का कोई हक नहीं होगा। तो लड़की तो केस फाइल कर सकती है लेकिन लड़की के फादर केस फाइल नहीं कर सकते हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बेंच थी उसने पहले के भी बहुत सारे जजमेंट हैं उन्हें फॉलो करते हुए तेलंगाना हाई कोर्ट ने पूरी तरह से इस केस में कोई भी रिलीफ कंप्लेनेंट को मतलब लड़की के फादर को नहीं दिया और इसी चीज को चैलेंज करते हुए वह माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आते हैं और सुप्रीम कोर्ट के सामने यह इशू रखा जाता है तो डिवीजन बेंच इसकी सुनवाई करती है और डिवीजन बेंच कहती है कि अगर कोई भी ऐसी चीज है जो कि शादी के वक्त किसी भी महिला को उसके परिवार वालों की तरफ से या उसके रिश्तेदारों की तरफ से गिफ्ट के तौर पर मिल रही है तो वह उसकी एब्सोल्यूट ऑनर है। जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती
वह किसी भी कंडीशन में कहीं पर भी रहे, और जब तक वह किसी को यहां पर राइट नहीं दे देती कि मेरे बिहाफ पर आप केस फाइल कर सकते हैं, तब तक ना तो लड़की का पिता, ना लड़की का पति, ना उसकी मां, ना उसकी कोई भी रिलेटिव, इवन उसके बच्चे भी स्त्री धन को क्लेम नहीं कर सकते, उसके लिए केस नहीं कर सकते। यह हॉनेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस लैंडमार्क जजमेंट में बिल्कुल डिटेल में डिस्कस किया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हॉनेबल सुप्रीम कोर्ट ने बताया वह इसमें निकल कर आता है कि धारा 14 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में बिल्कुल क्लियर कहा गया है कि स्त्री धन की पूर्ण रूप से मालिक वह महिला ही होती है जिसको वह प्राप्त होता है, और इस जजमेंट में भी सेक्शन 14 को ही डील किया गया है। इसी के बिहाफ पर बिल्कुल डिटेल में हॉनेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह लैंडमार्क जजमेंट पास किया, और इसके साथ यह भी कहा कि एफआईआर का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वह यह है कि 5 साल बाद फादर ने दर्ज करवाया है, जिस पर कोई भी क्लियर जस्टिफिकेशन नहीं है। तो डिवीजन बेंच द्वारा एफआईआर को भी क्वेश्चन कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। इसी के साथ साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने डिसीजंस का यहां पर रेफरेंस दिया। स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजनलाल 1992 का माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ही जजमेंट है, जिसमें बोला गया है कि अगर कोई भी एफआईआर रजिस्टर कराई जा रही है तो उसका डिले अगर हुआ है, जो उसका सफिशिएंट प्रूफ आपको देना होगा, कोर्ट अगर डिले के ग्राउंड से संतुष्ट होगी तभी जाकर वह पूरी तरह से क्रिमिनल प्रोसीडिंग एक्यूज्ड के खिलाफ चला सकती है, और आपकी एफआईआर के बिहाफ पर क्रिमिनल प्रोसीजर जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स है वो इनिशिएट होंगी। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के इस कॉन्सेप्ट से डायरेक्टली एक चीज निकल कर आती है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम धारा 14 स्त्री धन का कॉन्सेप्ट जो है वह सेक्शन 14 में कॉल करता है, और स्त्री धन पर जो राइट है वह सिर्फ और सिर्फ महिला का ही अधिकार है। महिला जब तक जिंदा है, जब तब तक यह राइट किसी को नहीं दिया जा सकता, और अगर वह महिला किसी को यह राइट ट्रांसफर कर रही है कि वह स्त्री धन को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर कुछ गड़बड़ होता है तो आप केस कर सकते हैं, तब यह केस किया जा सकता है। लेकिन प्रेजेंट केस में आपको देखने को मिलेगा यहां पर जो लेडी है जिसकी दूसरी जगह शादी भी हो चुकी है, म्यूचुअल डाइवोर्स भी हो चुका है, उसके बावजूद महिला के पिता द्वारा 5 साल बाद एक एफआईआर दर्ज कराई जाती है ससुराल वालों के खिलाफ, जिसमें मांग की जाती है कि स्त्री धन को वापस दिलाया जाए, जिसका कोई भी सफिशिएंट ग्राउंड ना पाते हुए तेलंगाना हाई कोर्ट द्वारा, साथ ही साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच द्वारा पूर्ण रूप से खारिज कर दिया जाता है, और यह जजमेंट पास कर दिया जाता है। दोस्तों, आशा करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह की नई जानकारी और नए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के लिए बने रहें हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।